सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित को और इसमें हमने आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लिया है और पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं पवन सीरीज के ही अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को और यह पहला पार्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे लगभग आधे प्रश्नों को और आधे प्रश्नों को इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 2 से 3 वीडियो बनने वाली हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की। अब इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है, अभाज्य संख्याएं क्या है? तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 7, 11। तो 3 को आप देखोगे या तो एक से या फिर खुद से विभाजित होती है। इसी तरीके से 7 है, 7 भी एक से या फिर खुद 7 से विभाजित होता है। इसी तरीके से 11 है, 13 है, 17 है। तो बहुत सारी अभाज्य संख्याएं इस तरीके से हैं जो केवल एक से या फिर खुद से विभाजित होती हैं, बाकी किसी संख्या से नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 भी क्या होता है, 2 भी एक अभाज्य संख्या होता है। ये या तो एक से या फिर खुद 2 से कटता है। तो 2 इन्होंने यहाँ भाज्य में दिया है, यह गलत दिया है। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं अथवा स्वयं या अन्य किसी संख्याओं से भी पूरी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8 ये सभी 2 से भी कटने वाली संख्याएं हैं या फिर 9 3 से कटने वाली संख्या है। तो एक और अपने अलावा भी अगर संख्या किसी संख्या से पूरी विभाजित हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, समापवर्त क्या है? तो समापवर्त से पहले आप अपवर्त समझिए। अपवर्त मतलब होता है गुणज मल्टीपल। अब देखिए 4 का गुणज अगर आपसे पूछता है तो 4 के गुणज प्राकृतिक संख्या का गुणा कर दीजिए 4 में। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएंगे 4 के अपवर्त। और 6 के अपवर्त अगर आपसे पूछता है तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 ये क्या हो जाएंगे, 6 के अपवर्त हो जाएंगे। अब आपसे यहाँ पे समापवर्त क्या है इसकी ये पूछ रहा है। तो अब जैसे 4 और 6 संख्या कहीं पे दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए 4 और 6 के समापवर्त क्या है, समापवर्त पूछेगा तो कम से कम 2 संख्याएं आपको देगा। 2 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए समापवर्त अगर 4 और 6 का पूछता है तो जो 4 के अपवर्त में और 6 के अपवर्त में दोनों में आता है उसे हम लोग समापवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 12 4 के अपवर्त में आ रहा है और 6 के अपवर्त में आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे तो 24 यह 4 के अपवर्त में भी आ रहा है और 6 के भी अपवर्त में आ रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे तो 36 देखिए 4 के भी अपवर्त में आ रहा है और 6 के भी अपवर्त में आ रहा है। तो 4 और 6 का समापवर्त जब लिखा जाएगा तो उसमें संख्याएं लिखी जाएंगी 12, 24, 36, 48, 60। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो 4 और 6 के समापवर्त क्या होंगे, जो 4 और 6 दोनों के अपवर्त में जो कॉमन होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे 4 और 6 के अपवर्त। तो परिभाषा आप लिख लीजिए, वह संख्याएं जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम दी गई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। वे संख्याएं जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती हो उन्हें हम दी गई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आसान लैंग्वेज में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, जोड़ क्या है? तो गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है, इसीलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव कहते हैं। तो शून्य को किसी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है, इसीलिए शून्य को तत्समक अवयव या फिर एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, गुणन संक्रिया का समवर्ग प्रगुण क्या है? तो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है, यह गुणन संक्रिया का समवर्ग प्रगुण है। अब देखिए था प्रश्न संख्या 6। इसके बाद देखते हैं 7 भाग की संक्रिया को समझाइए। तो भाग की संक्रिया जो होती है वह गुणन संक्रिया की विलोम होती है।
जैसे 4 गुणे 5 20 होता है, वैसे 20 में अगर 4 का भाग देंगे तो 5 प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं? तो अंकों से संबंधित संख्याओं की जानकारी को संख्या पद्धति कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, गुणन का तत्समक अवयव किसे कहते हैं? तो किस संख्या से हम गुणा करें कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो? तो एक को हम लोग गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, साहचर्य प्रगुण क्या होता है? तो 3 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय किन्हीं 2 का समूह पहले बना लेने से योग में कोई अंतर नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह योग संक्रिया का साहचर्य प्रगुण कहलाता है। जैसे कि 4 धन 6 धन 8 लिखा हो तो आप पहले किसी बाद वाली संख्या को जोड़ लीजिए, तो 6 धन 8 14 हो जाएगा, इसका कितना आएगा? 18 आएगा। इसी तरीके से आप 4 और धन 6 का एक जोड़ा बना लो तो ये भी कितना आता है? ये भी आता है 10 और धन 8 18। तो इसी को हम लोग कहते हैं साहचर्य प्रगुण। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? तो गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 गणन संख्याएं अथवा प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है, क्योंकि 1 से शुरू ही होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूर्णांक क्या है? तो सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जैसे -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से इनफाइनाइट तक। फिर ये क्या होता है? ये होती हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स जिसे हम लोग बोलते हैं, जिनमें दशमलव पार्ट नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक। इसके बाद देखिए धन पूर्णांक क्या होता है? तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। इसके बाद देखिए ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर भी लेकर चलिए आप, 13 है, ये 14 है, ये 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋण पूर्णांक किन्हें कहते हैं? तो ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, अगला 2 परिमेय संख्याएं p/q तथा r/q का योगफल क्या होगा? तो देखिए दोनों का q है, तो हर जो हो जाएगा q हो जाएगा, तो p धन r बटे q, यही आ जाएगा योगफल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, समवरक नियम क्या है? तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? समवरक नियम कह सकते हैं। जैसे 20 धन 15 35 आता है। ठीक है। तो हमेशा 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव एक धन पूर्णांक ही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, साहचर्य नियम क्या है? तो ये 3 पूर्णांक जैसे 3 5 8 को जोड़ने पर वही योगफल प्राप्त होगा जो 5 8 के योग में 3 को जोड़ने को होगा। तो यही अभी मैंने आपको बताया था साहचर्य नियम। ठीक है। चाहे आप पहले 2 का पेयर जोड़ लीजिए, चाहे बाद वाले को 2 पेयर जोड़ लीजिए, ये हमेशा 16 ही आएगा। ठीक। इसी को साहचर्य नियम कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, 3 और 4 को अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो 3 और 4 को, तो 3 पहले आया है, 3 लिखिए, फिर अनुपात लिखिए, उसके बाद 4 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3:4। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, इनमें प्रथम पद तथा द्वितीय पद बताइए। तो प्रथम पद 5 हो जाएगा, द्वितीय पद 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, समानुपात किसे कहते हैं? तो 2 समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए इस तरीके से डबल अनुपात, 2 बार अनुपात के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे पढ़ते हैं समानुपात का चिन्ह। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, समानुपात में कितने पद होते हैं? तो 4 पद होते हैं। 2 अनुपात होते हैं, 1 अनुपात में 2 पद होते हैं, तो 2 अनुपात में कितने? 4 पद होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपातों को निरूपित करने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात निरूपित हैं, उनको बटे के रूप में लिख ही सकते हैं, और उन दोनों बटों का अगर हम गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? मिश्रित अनुपात हो जाता है। इसके बाद देखिए अनुपात के भेद बताइए। तो सरल अनुपात होता है और मिश्र अनुपात होता है। इसके बाद देखिए मिश्र अनुपात किसे कहते हैं? तो जब
तीन या तीन से अधिक राशियां दी हो और उनमें से एक राशि का परिवर्तन दो या दो से अधिक राशियों पर निर्भर हो तो मिश्र अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, सजातीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो सजातीय विजातीय व्यंजक मैंने आपको कहा है कि इसे आप छोड़ दीजिए। सजातीय विजातीय पद होते हैं वह मैंने आपको पढ़ा दिया, तो 26 27 ये हो गया। इसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न है, समीकरण क्या है? तो समीकरण एक समीकरण समानता सूचक चिन्ह बराबर का चिन्ह युक्त बीजीय व्यंजक पर एक प्रतिबंध है जिसमें चर के किसी विशिष्ट मान के लिए व्यंजक के दोनों पक्षों का मान समान होता है। अब देखिए समीकरण क्या होता है? समीकरण समानता सूचक चिन्ह के ओर दोनों ओर बीजीय व्यंजक होते हैं और इसी पे आधारित प्रतिबंध है जिसपे किसी चर के किसी एक विशिष्ट मान के लिए एक ही मान नहीं कई मान भी हो सकते हैं जिनके लिए दोनों पक्ष बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29, सर्वसमीका क्या है? तो चर राशियों में जिनमें दोनों पक्ष बराबर होते हैं सर्वसमीका संबंध कहलाता है। अब देखिए इसमें भी समानता सूचक चिन्ह होता है, लेकिन इसमें अलग क्या होता है? इसमें अलग यह होता है कि जो चर है उसके प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष बराबर होता है। यहाँ देखिए x छूटा हुआ है, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है वह है 3x + 5 और 5x - 2x + 5 ये हो गया। अब यहाँ पे x का मान आप कुछ भी रखेंगे, x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे तो आपको मान जो है दोनों पक्षों का वह बराबर मिलेगा। ठीक, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वसमीका कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, AB + AC + AD के गुणनखंड को कीजिए। अब देखिए हर जगह a है तो a कॉमन ले लेंगे और पहले पद में AB था तो AB की जगह B बचेगा, फिर AC की जगह C बचेगा और जहां AD था वहां D बचेगा, यही हो जाएगा गुणनखंड। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, 9x² - 64 के गुणनखंड कीजिए। तो 9x² को लिखा जा सकता है 3x का स्क्वायर माइनस 64 को 8 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a² - b² का, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा a + b, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a - b। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x + 8, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 8। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, क्षेत्रफल क्या है? तो किसी तल का वह भाग जो एक आकृति की बाहरी सीमाओं के भीतर घिरा रहता है उस आकृति को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी तल में बाह्य सीमाएं जो होती हैं उससे जो घिरी आकृति होती है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे वृत्त में एक परिधि के द्वारा, त्रिभुज में 3 भुजाओं के द्वारा, चतुर्भुज में 4 भुजाओं के द्वारा जो घिरी आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, एरिया कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है, क्षेत्रफल का मात्रक है? तो वर्ग इकाई मीटर², सेंटीमीटर²। ठीक है, ये सब क्या है? क्षेत्रफल का मात्रक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 32 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे त्रिभुज का आधार दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए, आधार का मान है 32 मीटर, ऊंचाई है 12 मीटर, तो 1/2 32 × 12 हो जाएगा। 2 से 32 को काट दीजिए 16 और 16 का गुणा 12 में होगा। 16 दूनी 32 के 2 हाथ से लगेगा 3 और 16 का 9 16 और 3 19, तो 192 वर्ग मीटर जो आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 26 12 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो अब देखिए विकर्ण 26 और 12 हैं समचतुर्भुज के, तो समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 और विकर्णों का गुणनफल होता है। जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, जो समचतुर्भुज के इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं, इन्हीं का D1 अगर D2 कहें तो इन्हीं दोनों का गुणनफल जो होता है वह इसके क्षेत्रफल में यूज होता है। तो देखिए 1/2 डायगोनल पहला 26 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तो 26 × 12 और 2 से काटिए 26 को तो 13 और 13 का गुणा होगा 12 में, 13 दूनी 26 के 6 हाथ से लगा 2, 13 के नाम 13 और 2 15, तो 156 वर्ग सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, एक घन की कोर 14 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का आयतन आपको पता है कि भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है
या ए क्यूब जिसे लिख सकते हैं। भुजा जितना दिया गया है 14, घन की कोर मतलब यही कि उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। अब 14 का 3 बार गुणा कर लीजिए, आपको आयतन मिल जाएगा। 14 का 3 बार गुणा कर लेंगे, 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। तो ये हो जाएगा 2744 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। घन सेंटीमीटर लिखिए या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 36 आपने देख लिया। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 37। आयत किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो आयत एक चार भुजाओं की आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। यह सभी आप लोग जानते होंगे, बहुत आसान बेसिक चीज है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, वर्ग क्या है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समान हो, वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, यानी कि ए का 4 बार जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। तो यह आ जाता है वर्ग का परिमाप 4a। इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप आप निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हो गया 39। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, अवर्गीकृत आंकड़े क्या हैं। तो ऐसे अव्यवस्थित आंकड़े जिनको देखकर तुरंत कोई निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है, अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 16 हो गया, ये है एक अवर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन अभी कोई आंकड़ा आपको दे दिया जाए, बोल दिया जाए इसका औसत 5 है, इसमें 4 संख्याएं हैं, तो आप उसके बारे में तो कुछ बता ही देंगे कि हाँ यह आंकड़े का औसत इतना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41, वर्ग अंतराल किसे कहते हैं। तो वे समूह जिनके द्वारा आंकड़ों को विभक्त किया जाता है वर्ग अंतराल कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, ये सब क्या है, वर्ग अंतराल हैं। इसके बाद देखिए बारंबारता क्या होता है, प्रश्न संख्या 42 है। तो दिए गए आंकड़ों में आने वाले प्रत्येक आंकड़े की कुल संख्या उस आंकड़े की बारंबारता कहलाती है। किसी संख्या में कोई संख्या कितनी बार आ रही है, जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें कोई संख्या कितनी बार आ रही है, यह पता चलता है हमें उस संख्या की बारंबारता से। अब कहीं पे जैसे 4 है, उसके आगे बारंबारता 2 लिख दिया गया, तो इसका मतलब है कि 4 उस आंकड़े में 2 बार आया है। जो संख्या 4 है उस आंकड़े में 2 बार आया हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, सर्वांग समता की अवधारणा स्पष्ट करें। तो एक जैसे दिखने वाली वस्तुओं को यदि किसी धरातल पर रखा जाए और वे एक दूसरे के पूर्ण रूप से ढक लें तो उन्हें एक दूसरे का सर्वांग सम कहा जाता है। अब सर्वांग समता में क्या होता है कि जो भी आकृति होती है वह पूर्ण रूप से समान होती है, वह उसी तरीके से बनी होगी, उतना ही उसका आकार होगा, ठीक है। सर्वांग समता में यही होता है, ठीक है। जैसे अगर एक क्यूब की बात करें हम, ठीक है, एक घन की बात करें, तो 1 मीटर क्यूब का अगर कोई घन है तो दूसरे 1 मीटर क्यूब वाले, मतलब 1 मीटर किसी घन का अगर भुजा है तो 1 मीटर का दूसरा घन अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह दोनों आपस में सर्वांग सम। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं। तो जिन दो आकृतियों का आकार एक माप समान हो, जिन्हें एक विशेष प्रकार की आकृति से पहचाना जा सके, उन्हें सर्वांग सम आकृति कहते हैं। तो यही बात देखिए यहाँ पे भी कही गई है, सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं इसमें। अब देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 45 है, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं। तो जब दो सर्वांग सम आकृति होती हैं जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, तो दो वस्तु के इस प्रकार की तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। तो जब दो सर्वांगसम आकृति होती है जिनकी माप व आकार समान हो परंतु उनकी स्थिति भिन्न हो, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती हो, तो दो वस्तुओं को इस प्रकार की तुलना को हम लोग क्या कहते हैं, अध्यारोपण। एक तरीके से विधि है जिसमें वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 45 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद आगे देखिए प्रश्न संख्या 46 है,
त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य है? तो यदि एक त्रिभुज दूसरे के पूर्ण रूप से ढक ले तो त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहा जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से ढक लेगा, कहीं भी एक दूसरे के आगे पीछे त्रिभुज नहीं रहेंगे, पूर्ण रूप से एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पे रख दिया जाएगा तो आपको दिखेगा कि यह एक ही त्रिभुज है। इस तरीके से अगर त्रिभुज होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। और अगर आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता की शर्तें देखना है तो ज्यामिति के अनुसार त्रिभुजों की जो सर्वांग समता की शर्तें होती हैं, अगर आपको एक कोण, एक भुजा और एक कोण आपको मिल जाता है तो हम कहेंगे कि दो त्रिभुज जो है वह आपस में सर्वांगसम है। दो त्रिभुजों में आपको एक कोण, एक भुजा, एक कोण, एक कोण, एक भुजा, एक कोण आपको यह समान मिल जाए तो सर्वांगसम कहेंगे। इसी तरीके से भुजा, कोण, भुजा आपको मिल जाए तो सर्वांगसम कहेंगे, और तीनों भुजाएं अगर समान मिल जाए तब भी सर्वांगसम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है। पूर्ण संख्या 6, 9, 11 को लेकर के गुणा का साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। गुणा का साहचर्य नियम का पुष्टि करना है आपको। तो देखिए 6 गुणे 9 गुणे 11 है, तो अब चाहे 6 गुणे 9 पहले आप कर लीजिए तब 11 में गुणा करिए, या फिर 6 को ऐसे रहने दीजिए और 9 गुणे 11 कर लीजिए। दोनों ही केस में जो गुणा आएगा, गुणे का जो मान आएगा वह कितना आएगा? 594 आएगा। देखिए 6 गुणे 9 किए हैं और फिर 11 में गुणा किया है, तो 6 गुणे 9 करेंगे आप तो 54 आ जाएगा, फिर गुणा होगा 11 का तो 594 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 गुणे 9 गुणे 11 अगर पहले आप कर लेंगे तो 6 गुणे 99 करेंगे तो भी 594 आएगा। तो अतः गुणा, जो गुणा का साहचर्य नियम है इसकी पुष्टि होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है। रेखीय समीकरण क्या है? तो ऐसा समांतक सूचक कथन जिसमें प्रयुक्त चर की घात 1 हो रेखीय समीकरण कहलाता है। अब देखिए चाहे x प्लस वाई बराबर 7 हो, यहाँ पे x और y की घात क्या है? 1 है, और मैक्सिमम सबसे अधिक बड़ी घात अगर आप खोजो तो क्या है? वह भी 1 है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय समीकरण। इसी तरीके से देखिए x धन 1 बराबर 5 भी, इसमें भी जो चर है x, इसकी मैक्सिमम घात क्या है? 1 है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसकी जो घात होती है 1 होती है उसे रेखीय समीकरण कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50 है। x धन 1 बराबर 2 को हल कीजिए। तो यहाँ पे x धन 2 बराबर 1 है, तो 2 को इधर भेज दीजिए। अब यहाँ पे x धन 1 बराबर 2 है, तो 1 को इधर भेजेंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा और मान कितना आ जाएगा? x का 1, तो x की वैल्यू 1 आपको मिल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको इस वीडियो को शेयर करना है, सभी फ्रेंड्स को, सभी ग्रुपों में कम से कम 5 मित्रों को तो आपको शेयर करना है। जो आपके सबसे खास मित्र हैं उनको जरूर शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से तैयारी को कर पाए कम समय में। और इसी तरीके से पूरा मैथ मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप सभी वीडियोस को देखिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स भी मैंने डला दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन नंबर में आपको दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर और जो भी आपका कंसर्न है वह आप मुझे कमेंट करिए, और जो भी आपका ओपिनियन है, सुझाव है, वह मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी क्लास आप देखिए, सभी विषयों का क्लास उपलब्ध है चैनल पे। सभी विषय हैंड रिटन नोट के माध्यम से पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।